नमस्ते हरीश जी। नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार हरीश जी। गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग फेरी सर। आ, तो आज बाजार जो है उसमें भारी गिरावट नजर आई है। सेंसेक्स जो है 1390 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ एट 76,024। निफ्टी 353 पॉइंट्स नीचे रहा एट 23,165। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, वोडाफोन आइडिया एंड रिलायंस। टॉप फाइव गेनर्स फॉर टुडे इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, जियो फाइनेंशियल, बजाज ऑटो एंड हीरो मोटोकॉर्प। Top five losers: HCL Tech, Bajaj Finserv, HDFC Bank, भारत इलेक्ट एंड श्रीराम फाइनेंस। तो हरीश जी बताइए कि आज भारी गिरावट हमें क्यों नजर आई है बाजार में। गुड इवनिंग प्रिया जी। मार्केट में आज भारी गिरावट देखने मिली है बिल्कुल। क्योंकि एक चीज़ है कि ग्लोबल मार्केट्स में कल के दिन एक्चुअली नुकसान में थे। और हम्म। 2 दिन का कपलिंग होता, तो उसके चलते हम लोगों का, और कल कल छुट्टी था, तो वो दोनों इम्पैक्ट एक ही दिन में दिखाई दिया। जी। उसके चलते भारी गिरावट देखने मिली निफ्टी में और सेंसेक्स में, दोनों में। तो हम्म। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो स्मॉल और मिड कैप थोड़ा बेटर थे कंपैरेटिवली। लेकिन हम्म। अगर देखा जाए तो निफ्टी में अच्छा अच्छा खासा गिरावट देखने मिला है। लेकिन अगर निफ्टी टेक्निकली स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो पिछले जो रैली देखने मिला था उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो हम्म। मुझे लग रहा है कि 23,000 के अराउंड एक सपोर्ट जोन है। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि वहां से फिर से रिकवरी देखने मिल सकता है आगे के पीरियड में। जी। मेटल्स कैसा परफॉर्म कर रहा है? आई थिंक गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है। हाँ बिल्कुल। गोल्ड गोल्ड की प्राइस देखते हैं तो गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई में है। अगर एनएफएक्स में गोल्ड का प्राइस देखते हैं तो ऑलमोस्ट 91,000 का लेवल छू लिया था सुबह में, और जी। एमसीएक्स में। तो हम्म। जिस तरीके से अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट में, उसके चलते गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है। मुझे लग हम्म। रहा है कि गोल्ड और थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है क्योंकि ऑल टाइम हाइस के आसपास चल रहा है। थोड़ा करेक्शन भी डिनाई नहीं कर सकते करंट हम्म। लेवल से। तो हम्म। बेटर है कि थोड़ा होल्ड करे, थोड़ा नीचे आए तो फिर से बाइंग के लिए बाइंग ही रखना चाहिए फिलहाल के लिए। तो हम्म। बाइंग कर नीचे आए तो करे। तो गोल्ड का अभी भी सेटअप देखा है तो ओवरऑल अभी भी थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा ओवरबॉट सिनेरियो में बिल्कुल जा चुका है। तो हम्म। थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है। जी। आप तो पहले कॉर्पोरेट न्यूज सुन लेते हैं और फिर दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। न्यूजेन सॉफ्टवेयर इंक एनएसआई, जो न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने एक प्रमुख ग्राहक के साथ दो स्टेटमेंट ऑफ वर्क्स आउट समझौतों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है, जिससे यह अपनी अनुकूलित सॉफ्टवेयर समाधान देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को फ्रांस में होने वाले शनाइडर इलेक्ट्रिक मैराथन डे पेरिस के लिए आधिकारिक आय एवं टेक्नोलॉजी पार्टनर नियुक्त किया गया है, जो तकनीक और खेल उत्कृष्टता के संयोजन को दर्शाता है। ओला इलेक्ट्रिक ने FY25 में 3,44,005 यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन के साथ 30% बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी प्रमुखता स्थापित की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने मार्च 2025 में अपनी कुल ऑटो बिक्री 83,894 वाहनों के साथ दर्ज की, जिसमें 23% की मजबूत वृद्धि देखी गई, जिसमें निर्यात भी शामिल है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड ने Q4 FY25 में 850 447 टन की अपनी सर्वाधिक बिक्री मात्रा दर्ज की, जो 25% सालाना वृद्धि को दर्शाता है। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने सालिला पांडे को अपनी नई मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जिससे कंपनी के नेतृत्व में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। 20 माइक्रोन्स लिमिटेड ने श्री निहाद बलूच को कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जिससे इसकी वित्तीय प्रबंधन टीम और मजबूत हुई है। केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड को विभिन्न व्यापार क्षेत्रों में 1,236 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं, जिससे ये इंजीनियरिंग समाधान में एक अग्रणी कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। हम बात करते हैं अपने दो स्टॉक्स के बारे में, जो कि है आवास फाइनेंसर्स एंड अरबिंदो फार्मा।
तो हरीशी, आवास फाइनेंसर के बारे में बताइए कि मेजर ट्रेंड क्या है और व्हाट इज द करंट शेयर प्राइस। आवास फाइनेंस की बात, सेटअप की बात करते हैं तो आवास फाइनेंस करंटली 2086 चल रहा है। आज के दिन का क्लोज फ्लैट ही रहा मोस्टली। तो जी। अगर देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों से कंटिन्यूस शार्प बाउंस बैक नहीं मिला है। हम्म। ऑलमोस्ट 1600 रुपये से लेके अभी 1600 रुपये से बाउंस करना चालू किया था चलना। तो ऑलमोस्ट 2086 तक आ चुका है करंट करंट लेवल्स पे। जी। तो लेकिन एक चीज यहाँ पे सेटअप की बात करते हैं तो पिछले ऑलमोस्ट अक्टूबर से लेके नवंबर में एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था। उसके बाद एक शार्प रैली देखने मिला है। तो वहां से हमने देखा है कि ऑलमोस्ट प्राइजेस अक्टूबर लास्ट ईयर अक्टूबर से लेके अभी तक की बात करते हैं, हम्म। ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न अभी तक गेन किया है। तो जी। अभी इस चीज अभी टेक्निकली पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से 2023 में 2045 का हाई बनाया था। हम्म। 2004 2024 में भी एक हाई बनाया था जो कि 1978 के आसपास हाई बनाया था। तो अगर ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं तो एक रेजिस्टेंस जोन था कहीं कहीं ना कहीं 2000 के अराउंड। तो हम्म। पहली बार 2000 क्रॉस करके उसके ऊपर बिल्कुल सस्टेन कर रहा है स्टॉक प्राइस। तो हम्म। उससे इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस जो रेजिस्टेंस जोन था हाई का, तो 2000 के अराउंड, तो उसके ऊपर है। और उसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है कंसिस्टेंटली पिछले हफ्ते में और कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। और कुछ दिनों से देखते हैं तो लास्ट कुछ दिनों से कुछ हफ्तों से वॉल्यूम्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस में कहीं ना कहीं एक बाइंग इनिशिएट अक्यूमुलेशन जोन हो रहा है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में एक अक्यूमुलेशन है क्लियरली। और थोड़ा सा एक ट्रेंड रिवर्सल हम लोग मान के चल सकते हैं करंट लेवल्स पे। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स में आरएसआई की बात करते हैं, रिसेंटली लास्ट 3 हफ्तों से कंटिन्यूस शार्प रैली देखने में था। उसके चलते हुए आरएसआई ऑलमोस्ट 76 तक क्रॉस हो चुका है। तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा एक शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट सिनेरियो है। वेर एमएससीडी की बात करते हैं, एमएससीडी बहुत सालों की बहुत ऑलमोस्ट 1.5 साल के ऑलमोस्ट एक ऑलमोस्ट 9 8 10 मंथ्स के बाद पहली बार एमएससीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। और क्रॉसओवर देके उसके एक नीचे लेवल से बाउंस बैक इंडिकेट कर रहा है स्टॉक प्राइस। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है। मुझे लग रहा है कि करंट जिस तरीके से रेजिस्टेंस जोन था 2000 2050 के आसपास, उसके ऊपर टिक रहा है स्टॉक प्राइस। तो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस ये जो करंट सेल ऑफ देखने मिला था प्रीवियस का, तो उसका 50% रिट्रेसमेंट तक ऑलमोस्ट जा सकता है स्टॉक प्राइस, जो कि 2300 का लेवल, 2300 22 2320 के लेवल तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक प्राइस में। और नीचे के लेवल में जैसे बताया कि 2000 का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रहेगा। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 2300 से 2350 तक ऊपर की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेराज नीचे की बात करते हैं 2000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। तो अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 1950 का क्लोजिंग बेस पे लेके चलना चाहिए। तो उस टाइम पे उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर से एक बार नेगेट हो जाएगा जो बुलिश मोमेंटम है। और एक पॉजिटिव ट्रेंड जो क्रिएट हुआ है अभी फिलहाल वो नेगेट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 2000 से लेके 1950 के अराउंड एक सपोर्ट जोन है। तो वो स्टॉप लॉस लेके मान के चलना चाहिए। और अगर बचा, क्योंकि लास्ट 3 हफ्तों से कंटिन्यूअसली बॉन्स देखने मिला है, ऑलमोस्ट स्टॉक लॉस में 25% का ऑलमोस्ट ग्रोथ देखने मिला है। तो उसके चलते हो सकता है कि थोड़ा माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। तो जो कि प्राइसेस फिर से एक बार 2000 लेवल्स के आसपास आ सकता है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बना रहेगा वहां पे अक्यूमुलेशन करने के लिए। या नहीं तो करंट लेवल्स में भी अक्यूमुलेशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अनफेवरेबल हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक लंबा टाइम पीरियड के बाद स्टॉक प्राइस 2000 के भाव के ऊपर आ चुका है, तो वो जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस में पूरे टर्न अराउंड है और स्टॉक प्राइस पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल की तरफ मूव हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके प्राइसेस अप्रिशिएट होंगे और फर्दर 2300 लेके 2500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर। उसके लिए टारगेट्स के लिए जो भी है 1950 के नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस फिर से हो जाएगा। तो क्या एडवाइस देंगे आप इन्वेस्टर्स को। हाँ, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है जो इसमें, और दूसरा चीज है कि इसमें कंटिन्यूस एफआई का भी बाइंग हो रहा है, तो जो इंडिकेट कर रहा है कि मुझे
स्टॉक अक्यूमुलेशन हो चुका है नीचे, और एक फ्रेश रैली के लिए स्टॉक प्राइस स्टॉक प्राइस अभी पॉइज्ड है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट 3 हफ्तों से प्राइस देखने मिला है स्टॉक प्राइस में, तो उसके चलते एक माइनर एक 3-4% का स्टॉक प्राइस में डिप आ सकता है। तो वो डिप्स अच्छा रहेंगे अक्यूमुलेट करने के लिए। स्टॉक प्राइस समथिंग अराउंड 2000 लेवल्स कुड बी द गुड लेवल्स। 2000-2020 के अराउंड भी आए तो बेस्ट लेवल से अक्यूमुलेट करने के लिए। ऊपर में जैसे बताया 2300 से लेके 2500 का ऊपर और रूम मिलता है स्टॉक प्राइस को मूव होने के लिए। तो ये आवाज फाइनेंसर के बारे में हमने बात की, आगे बढ़ते हैं अबाउट अरबिंदो फार्मा। इसमें मेजर ट्रेंड क्या है और करंट शेयर प्राइस क्या है? करंट शेयर प्राइस की बात करते हैं तो पहले 1134.15 का क्लोजिंग दिया, आज ऑलमोस्ट 2.5% डाउन था। स्टॉक प्राइस का ट्रेंड में देखा है तो एक करेक्टिव फेज में है स्टॉक प्राइस। सितंबर 2024 से लेके अभी तक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक प्राइस। इस बीच में थोड़ा बहुत बॉन्स बॉन्स देखने में था, लेकिन ऊपर लेवल पे स्टॉक टिका नहीं, और वापस एक बार ट्रेंड डाउन साइड ही चल रहा है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ट्रेंड इसका एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा डाउन साइड है। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना है 1060 के अराउंड। तो जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि ये जो प्रीवियस 2021 का हाई है, जब जब तो ये जो हाई का स्विंग हाई है, तो जैसे वो पार किया था वहां, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिला था हमको, हम लोगों को, तो अप्रैल 2024 में। तो मुझे लग रहा है कि ये सब बना रहेगा सपोर्ट जोन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? टेक्निकल इंडिकेटर्स में आरएसआई ऑलमोस्ट 43 पे चल रहा है वीकली में, जो एक शार्प डिक्लाइन होते हुए ऑलमोस्ट देखा जाए तो 77 लेवल से लेके 43 तक आ चुका है। और आरएसआई एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा है नीचे लेवल्स पे, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस और सपोर्ट जोन के पास तो है ही है। और स्टॉक प्राइस में ज़्यादा सेल ऑफ देखने ना मिले, अगर 1060 का लेवल अगर होल्ड करता है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत बेस बन सकता है यहाँ पे, वहां से बाउंस देखने मिल सकता है। वैसे एमएससीडी अभी भी पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं दिया है, तो ये स्लाइटली नेगेटिव जोन में ही है। लेकिन एवरेजेस में कैसे, एवरेज में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि रिसेंटली एक जो सेल ऑफ आया था, रिसेंटली डिप बनाया था 1031 का, तो वो जो लेवल है वहां से ऑलरेडी वहां से फिर से एक बार बाउंस देखने मिला है। तो मुझे लगा कि ओवरऑल सेटअप के हिसाब से 1060 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रहेगा। इसके ऊपर जब तक टिका है, स्टॉक प्राइस का रिवर्सल होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन एक बार 1060 के अगर ब्रेक करता है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में डाउन साइड कंटिन्यू होगा और फर्दर वीकनेस देखने में मिल सकता है। और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में अगर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर से ऑलमोस्ट अराउंड 1230 के अराउंड, तो 1230 का एक रेजिस्टेंस जोन है इमीडिएटली। अगर 1230 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक प्राइस एक फ्रेश रैली देखने मिल सकता है। हम्म, जी। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है इसका? मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए अभी तक, क्योंकि ऑल दो स्टॉक प्राइस 1060 का मार्क जो है वो होल्ड कर रहा है, तो लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन की बात करते थे, रेजिस्टेंस भी आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करेगा। अगर 1060 और कंटिन्यूसली होल्ड करता है और 1100 के लेवल, तो सॉरी 1200 के लेवल फिर से एक बार ऊपर का ट्रेंड लाइन जो है वो क्रॉस कर देता है, तो मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश रैली देखने मिल सकता है। थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए स्टॉक में कि 1060 होल्ड कर सकते हैं या नहीं हो सकता है, क्योंकि 1060 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा। उसके नीचे मुझे लग रहा है कि एक फर्दर बेरिशनेस आ सकती है, जो स्टॉक प्राइस को नीचे 920 930 तक देके जा सकती है। हम्म, जी। तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप इन्वेस्टर्स को? मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट वेट करना, मैं एडवाइजर को यही एडवाइस दूंगा कि थोड़ा वेट करे। 1060 अगर टिक रहा है स्टॉक प्राइस वीकली बेसिस में कंटिन्यूसली, तो तब जाके एक बाई करे। अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और वेट एंड वॉच में रखना चाहिए स्टॉक प्राइस को। अगर एक बार 1060 होल्ड करे और ऊपर के लेवल से ट्रेंड लाइन जो आ रहा है रेसिस्टेंस का 1200 के आसपास वो क्रॉस कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस एक फ्रेश रैली देख से मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा उस टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट वीक या कमिंग डेज में हम लोग फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं स्टॉक। जी। सेठी सर, योर क्वेश्चंस? हाँ अरिजीत, मेरी काफ़ी समय से इच्छा थी और लोगों की क्वेरीज भी आ रही थी कि जो टेक्निकल एनालिसिस की टर्मिनोलॉजी है उसमें थोड़ी बातचीत करें।
तो आज मूविंग ओके। एवरेजेस के बारे में मैं थोड़े विचार जानना चाहूँगा आपके। ओके। वैसे तो फंडामेंटल एनालिसिस में कहते हैं क्या खरीदना है, तो फंडामेंटल एनालिसिस से मालूम चलता है आपको। और कब खरीदना है कब बेचना है वो टेक्निकल एनालिसिस उसमें काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो ये मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे? और इसको पैसा बनाने के लिए कैसे इसको उपयोग करना चाहिए? देखिए, मूविंग एवरेज एक चीज, मूविंग एवरेज का मतलब यही है कि स्टॉक हिस्टोरिकली स्टॉक प्राइस का एवरेज निकालते हैं, या 10 डेज या 20 डेज या 50 डेज, उसका एवरेज निकालते हैं तो हमको एक नंबर आता है। अगर स्टॉक उसके प्राइस के ऊपर चल रहा है तो मतलब ये है कि स्टॉक जो प्रीवियस हिस्टोरिकली 10 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स जो एवरेज के ऊपर का प्राइस में भाव पे प्राइस कोट कर रहा है, और वो की सिग्निफिकेंट इंडिकेट करता है कि स्टॉक प्राइस जो प्रीवियस हाई के ऊपर है, तो उसमें वहाँ पे एवरेजेस के होगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई देखता है तो नॉर्मली वो 21 डेज का मूविंग एवरेज देखता है 1 मंथ के लिए प्रोस्पेक्टिव से। अगर वही चीज़ आपको 100 डे और 200 डे का भी देखते हैं तो 200 और 50 डे का मूविंग एवरेज का अगर लॉन्ग टर्म में पर्सपेक्टिव में देखा है तो 200 डे का मेजर ये रहता है, इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर का आपको ये दिखाता है। तो 200 डेज का, अगर 200 डे मूविंग एवरेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज का एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो है, अगर क्रॉस ओवर होता है वहाँ पे एक सिग्नल क्रॉस होता है। अगर वो सिग्नल को अगर कई बार देखा है तो 50 डे और 200 डे को कंसिडर किया जाता है मेजरली। तो अगर 50 डे मूविंग एवरेज अगर 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से अगर क्रॉस करता है ट्रेंड लाइन, तो वो मूविंग एवरेज, तो हम लोग उसको एक गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। और वो गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब है कि स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड टेरिटरी में चल रहा है, चलना शुरू हो रहा है। तो वही चीज हम लोग वो रिवर्सल अगर देखते हैं तो रिवर्स क्राइटेरिया में अगर 50 डे मूविंग एवरेज जो है 200 डे मूविंग एवरेज जो ऊपर से अगर क्रॉस कर रहा है तो उसको एक वेरी डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं। और वो डेथ क्रॉसओवर का मतलब है कि स्टॉक प्राइस जो है हो सकता है कि अंडर परफॉर्म कर सकता है स्टॉक प्राइस, और ज्यादा नीचे जाने की चांसेस उम्मीद ज्यादा है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो निफ्टी में डेथ क्रॉसओवर हुआ था, वहां से बाउंस बैक मिला है। अभी तक स्टॉक प्राइस अगर देखते हैं तो निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज का जो निफ्टी है लेवल है 24,070 के आसपास है। तो अभी तक उस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। ये इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी तक पॉजिटिव टर्न अराउंड नहीं हुए। जब तक ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं चलता है स्टॉक इंडिया इंडेक्स या कोई भी स्टॉक, तो उसका जो व्यू है थोड़ा बेरिश होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखा जाए तो अप्रैल 2023 में क्रॉस हुआ था, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया था निफ्टी। तो तब से लेके ऑलमोस्ट जैन 2025 तक उसके ऊपर ही टिक रहा था। और रिसेंटली 2025 के बाद ही स्टॉक निफ्टी इंडेक्स 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। तो जो इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा वीकनेस अभी भी है प्रसिस्ट के। तो अभी आसपास स्टॉक निफ्टी इंडेक्स पिछले हफ्ते में ऑलमोस्ट 23,800 तक आया था। तो ये जो लेवल है ऑलमोस्ट फिर से एक बार रिटेस्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है 24,000 का, जो कि एक 200 डे मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक प्राइस में फिर से इंडेक्स में एक टर्न अराउंड हो सकता है। तो मूविंग एवरेज का मतलब यही है कि जो प्राइस कोट कर रहा है डेली कोट, तो उसका एवरेज बनाया जाता है। अगर 10 डेज का एवरेज है तो नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 10, नंबर ऑफ डेज सम ऑफ 10 डेज निफ्टी डिवाइडेड बाई 10 डेज बाई 10, तो तब करें तो एक नंबर निकल के आता है, तो उसको एक एवरेज माना जा सकता है। तो वो एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक या इंडेक्स कोट कर रहा है तो उसका मतलब है कि स्टॉक प्राइस में कहीं ना कहीं ग्रेजुअली गेन्स दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि कंटिन्यूएशन भी रह सकता है ऊपर की ओर। और बाइंग की पर्सपेक्टिव मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक हायर टॉप हायर हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब हर रोज एक नया हाई बन रहा है। तो उसके चलते नया जो क्लोजिंग है ऊपर की ओर क्लोज दे रहा है हर कंपैरेटिवली, तो उसको इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीचे लेवल जब बाइंग इंडिकेट हो रहा है। दिस इंडिकेट्स दैट स्ट्रेंथ इन द मार्केट। जैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर कैसे प्रभाव पड़ता है मूविंग एवरेज का? चलिए सर। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जब लोग बनाते हैं तो उसमें मूविंग एवरेज का कैसे उपयोग करते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया कि कोई भी चार्ट आप ले सकते हो।
चार्ट्स के ऊपर मूविंग एवरेज का अगर देते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज आता है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, और एक वेटेड मूविंग एवरेज आता है। सिंपल मूविंग एवरेज मतलब जैसे मैंने बताया जो है अभी तक वो उसको एक्सप्लेन किया है, वो सिंपल मूविंग एवरेज है। वेराज एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल थोड़ा बहुत फास्ट ट्रिगर देता है, जो इंडिकेट करता है कि सिंपल कैसा है कि आपको थोड़ा लैगिंग हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल थोड़ा फास्ट इंडिकेशंस देता है। अगर इंडेक्स सिंपल चीजों में अगर समझना है, अगर निफ्टी इंडेक्स 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज या 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इंडिकेट कर रहा है कि प्रीवियस जो 10 डेज का अंडर परफॉर्मेंस था उसको पार करके अंडर परफॉर्म को पार किया हुआ है, और उसके ऊपर इंडेक्स दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में थोड़ा नीचे लेवल से बाइंग आया हुआ है, उसकी वजह से ही जो एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है पहली बार, तो उसके जो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मूविंग एवरेज जो है लाइन, उसको हम लोग स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, और जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है स्टॉक प्राइस को और थोड़ा फर्दर अपसाइड मूव होने के ज्यादा चांस हो सकते हैं। तो अगर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो जब भी एक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर निफ्टी निफ्टी क्लोज होता है, तो उस लेवल पे बाइक बाइंग का इनिशिएशन एक बार कर सकते हैं, और वो जो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही स्टॉप लॉस होल्ड करना मेंटेन करना चाहिए। अगर उसके नीचे चला जाता है तो फिर से एक बार नेगेटिव बेरिशनेस हो सकता है शॉर्ट टर्म में। देखिए शॉर्ट टर्म में कैसा है कि कई बार हो सकता है कि स्टॉक निफ्टी बहुत वोलाटाइल हो सकती है, और उसकी वजह से 20 डे मूविंग एवरेज का जो है कई बार आपको ऊपर नीचे हो सकता है इंडेक्स। वेराज अगर वही चीज 20 डे 100 डे देखते हैं तो इसको 6 दिनों में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत 20 डेज का एवरेज होता है ये, तो सॉरी सॉरी 200 डेज का एवरेज होता है, तो उसके चलते उसमें मूवमेंट आना थोड़ा लेट होता है। तो क्योंकि जब तक अगर ये फॉर्मेशन होता है, मतलब ये कंफर्मेशन तब तक आ जाता है कि स्टॉक प्राइस में या इंडेक्स में एक स्ट्रांग बाइंग आ रही है, हमको मान के चल सकते हैं। और ये मीडियम टर्म ट्रेंड कितने दिनों का होता है? देखिए मीडियम ट्रेंड, अगर कोई मीडियम ट्रेंड ट्रेंड अगर देखना है तो कोई मुझे लग रहा है कि 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को नोटिस करना चाहिए। अगर इसको ट्रैक करते हैं तो हमको इजीली एक मीडियम टर्म सिनेरियो इंडिकेट करता है। जैसे कि अभी देखा जाए तो निफ्टी ऑलरेडी एक 50 डे मूविंग एवरेज जो है 23,000 के है आसपास है, तो एक इमीडिएट सपोर्ट जैसा मान के चल सकते हैं। वेराज जैसे मैंने बताया अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज है 24,080 के अराउंड है, तो एक स्टिफ रेजिस्टेंस जैसा मान के चल सकते हैं। तो मूविंग एवरेज को बोलते हैं मुख्य रूप से ट्रेंड को समझने में, पोटेंशियल रिवर्सल को समझने में, और प्राइस मूवमेंट के कंफर्मेशन करने के लिए यूज होता है। बिल्कुल सही सर। अगर जैसे देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे टूल होते हैं, लेकिन वन ऑफ द टूल हम लोग मान के चल सकते हैं मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज का मतलब है कि स्टॉक प्राइस उसके जो एवरेज है एवरेज लेवल्स के ऊपर कोट कर रहा है, तो उसको हम लोग ये मान के सकते हैं कि अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इंडेक्स कोट कर रहा है, तो जो इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में कहीं ना कहीं सेंटीमेंट थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, और जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है इंडेक्स, तो वो इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ है अभी भी, और नीचे लेवल से बाइंग देखने मिल सकता है। और उसके साथ अगर बाई चांस वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने मिलता है, तो हम अगर उसके बाद तो हमको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और थोड़ा कंफर्मेशन मिल सकता है कि स्टॉक में या इंडेक्स में स्ट्रेंथ बिल्टअप हो रहा है। और इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए कैसे यूज किया जाता है लेवल के लिए? हाँ जैसे अभी मैंने बताया कि अगर बाई चांस निफ्टी की एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी में अभी 50 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। अभी फिलहाल वो जो 50 डे मूविंग एवरेज है 23,000 के अराउंड चल रहा है, तो हमको ये मान के चल सकते हैं कि 50 शॉर्ट टर्म में 23,000 का इमीडिएट सपोर्ट जोन है। फिर अगर लॉन्ग टर्म की बात, अभी नेक्स्ट ऊपर का रेजिस्टेंस जोन की बात किया तो मैंने 24,000 का लेवल मान के चल सकते हैं, क्योंकि 24,000 का लेवल जो है, सॉरी 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल, 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल मान के चल सकते हैं, जो कि 24,080 के अराउंड है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, एक सपोर्ट हो गया। जो 50 डे जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है उसको सपोर्ट लेके मान मान के चले, जो अभी तक क्रॉस नहीं किया है उसको रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। और इसके लिए कोई एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है? नहीं एक्सपर्ट इम्पोर्ट की कुछ मेजरली आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया, अगर 50 डे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को अगर लॉन्गर पीरियड मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस करता है नीचे से, तो मतलब सिंपल एग्जांपल के तौर में देखते हैं तो अगर 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज अगर क्रॉस करता है नीचे से, तो एक गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। तो उसके चलते एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चेंज होता है उसमें से, और एक पॉजिटिव बुलिश सेंटिमेंट
मान के चल सकते हैं। और वही चीज हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को ये चीज, अगर 50 डे मूविंग एवरेज है, रिसेंटली ब्रेक डाउन दिया था 200 डे को अभी इन जैन 2025, तो उसके चलते हमने एक सीवियर सेल ऑफ देखने मिला था निफ्टी में, को जिसकी डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं तो एक सीवियर सेल ऑफ देखने मिला था। तो ये दोनों है, उसको लेके चल सकते हैं। अगर किसी को ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखना है तो मुझे लग रहा है कि और आर्टिकल्स रहेंगे वेबसाइट वेबसाइट में बहुत सारे, इंटरनेट पे, उसके थ्रू गो थ्रू हुए तो भी उनको बेटर नॉलेज आएगा अभी भी। और मूविंग एवरेज के नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, नुकसान इसलिए है कि देखो, मूविंग एवरेज का मतलब है यही है कि 10 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर आना। तो 10 दिन का या 50 दिन का ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर आना, तो जब तक आपको मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर आता है तो मेजर ऑफ द मूव थोड़ा ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका होता है। अभी देखा जाए तो रिसेंटली 21,000 निफ्टी की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 22,000 लेवल से लेके निफ्टी बाउंस बैक हुआ है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 50 डे मूविंग एवरेज रिसेंटली क्रॉस हुआ। 50 डे मूविंग एवरेज कहाँ पे क्रॉस हुआ? 23,000 पे। मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स चलने के बाद आपको 1000 पॉइंट चलने के बाद आपको कंफर्मेशन आ रहा है कि स्टॉक इंडेक्स में एक क्रॉसओवर दिया है और वहां पे बाइंग करना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी 1000 पॉइंट्स यू हैव लॉस्ट दिस। ये एक डिसएडवांटेज है इसमें, क्योंकि ये लैगिंग होता है। अभी भी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो किसी को लॉन्ग टर्म में बाय करना है, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 200 मूविंग एवरेज है अभी भी 24,000 के ऊपर, 24,080 के अराउंड है। तो किसी के लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो 24,080 के ऊपर ही क्रॉस के ऊपर ही बाय करना चाहिए, जबकि ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का रैली हो चुका है नीचे लेवल से। तो ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है मूविंग एवरेज का। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एडवांटेज की बात करते हैं, एक बार मूविंग एवरेजेस पे अगर बहुत सारे टूल्स रहते हैं, उसके साथ हम लोग अगर क्रॉस ओवर के हिसाब से देखते हैं तो हमको बेनिफिट मिलेगा, और वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए इजी भी हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड राइड करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि स्टॉक प्राइस में कंटिन्यूस रैली होती है, तो लेकिन बीच बीच में एक माइनर करेक्शंस आते रहते हैं। तो स्टॉक के प्राइस या इंडेक्स में क्या होता है कि कई बार 50 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से पकड़ के चलता रहता है स्टॉक या इंडेक्स। तो हम लोगों को वो रैलीज राइड करने में लिए इजी होगा, और जैसे जैसे प्राइस मूव अपसाइड ट्रेंड होता रहेगा, हम लोग मूविंग एवरेज भी उसके हिसाब से ही प्राइस अपसाइड ट्रेंड होता रहेगा। तो हम लोग हमारा स्टॉप लॉस है ट्रायल करते रह सकते हैं, और ट्रायल भी स्टॉप लॉस भी शिफ्ट कर सकते रहे ऊपर की ओर, कि हमारा लॉसेस या प्रॉफिट ज्यादा हो और लॉस कम हो। और कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? नहीं तो सर आगे बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन पे। अगर किसी को इसके हिसाब से इंडेक्स चाहिए तो मुझे लग रहा है कि गूगल सर्च कर सकते हैं मूविंग एवरेज के नाम से, तो बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इट विल बी मच बेटर टू गो विद दोज आर्टिकल्स। जी जी। हरीश जी, थैंक यू सो मच। आपने दोनों स्टॉक्स के बारे में और मूविंग एवरेज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वील सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू थैंक सर। यू श्रीधर, थैंक यू प्रिय।